हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बीपीएससी ब्रेन्स पे। बीपीएससी ब्रेन्स लेके आया है आप लोगों के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नर्मदा और सोन जैसी नदियां किस प्रकार के जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। तो क्या कह रही है कि जो अमरकंटक श्रेणी से जो नदियां हैं निकल रही, ये नर्मदा और सोन, ये किस प्रकार के जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अड़िए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए हम लोग इन कथनों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास बोखड़ चून हिमनद के पास है। ये एकदम सही है। तिब्बत में सिंधु नदी को शिंगी खवान या शेरमुख कहा जाता है, ये भी सही है। और भारत में यह हिमालय का सबसे पूर्वी नदी है, ये गलत है क्योंकि भारत में जो है यह हिमालय का सबसे पश्चिमी नदी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कथन क्या है कि सतलुज एक प्राचीन अपवाहित नदी है। बिल्कुल सही है, सतलुज एक प्राचीन अपवाहित नदी है। कारण देखिए, इसका कारण क्या कहता है कि यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित सिपकीला से निकलती है, पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है और भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को जल प्रदान करती है। ये तो सही है, ये सिपकीला से निकलती है, पंजाब के मैदान में ये फिर प्रवेश करती है और भाखड़ा नांगल परियोजना को जल भी प्रदान करती है। तो जो कारण है और जो कथन है ये दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह नदी जो सुंदरवन के मैंग्रोव वनों से होकर बहती है तो वो कौन सी नदी है, हुगली है। ये क्या है, एक फैक्चुअल पॉइंट्स है, तो इसको याद रखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पुनपुन नदी से संबंधित कथनों पर विचार करिए। जो पुनपुन नदी है इसके संबंधित कथन पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो आइए करते हैं विचार। क्या है कि यह झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकलती है, एकदम सही है, झारखंड के पलामू पठारी से ये निकलती है। यह पटना जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है, ये गलत है क्योंकि ये जो है ये औरंगाबाद जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। क्योंकि झारखंड जो है अगर वो अटैच भी करेगा तो सबसे पहले यहाँ निचले वाले जिलों को क्या करेगा, अटैच करेगा। तो ये औरंगाबाद जिले से होकर क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। यह औरंगाबाद जिले के फतुहा के पास गंगा नदी में मिलते हैं, ये भी क्या है हमारा गलत है क्योंकि जो फतुहा जिला है वो पटना में पड़ता है और जो गंगा नदी, ये जो पुनपुन नदी है ये पटना में फतुहा जिले में क्या करती है, गंगा के पास मिलती है, पटना जिले के फतुहा के पास। मोरहर और दरगाह इसकी सहायक नदियाँ, ये एकदम सही है, मोरहर और दरगाह क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो काराकोरम क्षेत्र है, काराकोरम क्षेत्र में किस नदी को मृत्यु की नदी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, श्योक को। ये भी क्या है, एक फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। ये सब ज़्यादा भारी नहीं है, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों पर आइए हम लोग विचार करते हैं। तो क्या है कि भागीरथी और जो अलकनंदा है ये जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसके बाद इसे गंगा कहा जाता है, ये भी क्या है, सही है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर जो सतो पंथ हिमनद है वहां से हुआ है, ये भी सही है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा नदियाँ क्या करती हैं, ये मिलके जब गंगा में मिलता है तो इसे जोशीमठ में क्या करती है, ये सब मिलती है। अलकनंदा, धौली और जो विष्णु गंगा नदी है या आगे चलकर जोशीमठ में मिलती है। तो ये भी क्या है, हमारा तीनों कथन क्या है, सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि तिरुचिरापल्ली एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है और यह किस प्रारंभिक राजवंश का गढ़ था और इससे पहले कि यह पल्लवों के अधीन आ गया। तो हम जानते हैं कि जो ये तिरुचिरापल्ली है ये किसके अधीन था और यहाँ पे किस राजवंश का गढ़ था। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे चोल का गढ़ था। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा चोल के साथ कावेरी नदी आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोन नदी गंगा की दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदी है। बिल्कुल सही है, सोन नदी जो है वो गंगा की क्या है, दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदी है। आगे क्या है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा गंगा की प्रमुख बाह्य सहायक नदियां, ये भी सही है। और गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के पास गिरती है। देखिए ये क्या है, गंगा नदी है और इसमें दाईं तरफ से सोन मिलती है, ठीक है। अब बाईं तरफ से यहाँ पे रामगंगा, गोमती एंड घाघरा, गंडक, कोशी इस टाइप से मिलती है। नेपाल यहाँ पे तो कोशी यहाँ पे आके इससे मिलती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए इस पे विचार करते हैं। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, जो कि सही है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाली नदी। आप इसको भी याद रखिएगा कि सांगपो का अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाली नदी, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आपको ये एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि सांगपो का जो अर्थ है क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा। तिब्बत की रग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र की बाईं सहायक नदी है। ये क्या है, गलत है ये, क्योंकि जो ये रग सांगपो है क्या है, ब्रह्मपुत्र की दाईं सहायक नदियां हैं, बाईं नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो कौन सा हो जाएगा, ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए हम इस कथन पे भी विचार करें। क्या है कि प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली हिमालय की जल निकासी प्रणाली से पुरानी है। सही है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो हिमालय से पहले बना है। यहाँ की नदियां भी प्राचीन है हिमालय से, तो जाहिर सी बात है नदियां प्राचीन है, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीन है, तो यहाँ की निकासी प्रणाली भी प्राचीन ही होगी। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, दूसरा सामान्यतः म्यांडर यानी कि विसर्प नहीं बनाती हैं। तो ये नहीं बनाती हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, उबड़ खाबड़ टाइप के पठार है, तो इस पे म्यांडर कैसे बनाएंगे, विसर्प कैसे बनाएंगे। अगला है कि नर्मदा और तापी नदियां 12मासी नहीं है। तो जो ये आंसर है ये गलत है, क्योंकि नदियां जो है नर्मदा और तापी ये 12मासी नदी, इसमें 12 मास क्या रहते हैं, पानी रहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रेणुका झील और नाको झील दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, एकदम सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या कह रहा है कि जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये भी एकदम सही है। और धुआंधार जलप्रपात केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, न कि संगमरमर की चट्टान के लिए। ये क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों पर क्या है, बना है धुआंधार जलप्रपात। तो ये गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। बात करें भारत के नियाग्रा जलप्रपात की, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, जानते ही है। तो ये कौन सा है बताइए। ये जो है ये हो जाएगा हमारा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो
तो अब हम यहाँ पे कुछ जो ये जलप्रपात दिया है ये भी देख लेते हैं, ये कहाँ पे हैं और क्या इसकी विशेषता है। तो ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। और ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा झरना यानी कि जलप्रपात। अथीरपल्ली जलप्रपात की बात करें तो ये जो अथीरपल्ली है ये कहाँ पे स्थित है? ये केरल में, केरल के त्रिशूर जिला में स्थित है। ठीक है। और एक है होगेनक्कल जलप्रपात, होगेनक्कल जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा गलत सुमेलित है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिला है एकदम राइट है। नोखालिकाय जलप्रपात चेरापूंजी के पास है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास है, ये भी सही है। और अथीरपल्ली जलप्रपात ये कहाँ? कर्नाटक में नहीं है। अभी ऊपर हमने देखा है कि ये, तो इसका जो राइट आंसर क्या है हो जाएगा डी। ये कहाँ पे है? केरल में। आगे हम लोग बात करें एलिफेंटा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जो एलिफेंटा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? शिलोंग में। और शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मेघालय की क्या है? राजधानी। तो आगे बात करें हम लोग एलिफेंटा जलप्रपात की हमने बात की। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सही रूप से सुमेलित नहीं है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसकी बात करें तो जो कपिलधारा जलप्रपात है ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी के पास है, एकदम सही है। सिम समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी के पास है, ये भी सही है। पालेरुवी जलप्रपात मणिमला नदी के किनारे है, देखते हैं कि नहीं। ये जो बरकाना जलप्रपात है ये सीता नदी के किनारे है। और जो ये पालेरुवी जलप्रपात है ये मणिमला नदी के किनारे नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पालेरुवी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में झीलों के वर्गीकरण और उनके लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं। जो ऑक्सबो झीलें हैं अक्सर नदियों के मियांडर प्रवाह के कारण यानी कि यहाँ क्या है? विसर्प प्रवाह के कारण बनती है जिससे अर्धचंद्राकार आकार प्राप्त होता है, एकदम सही। क्रेटर झीलें केवल टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण बनती है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि जो क्रेटर है ये एक ज्वालामुखीय क्या है? ये ज्वालामुखीय झील है। अगला है कि भारत में सभी कृत्रिम झीलें मुख्य रूप से जल विद्युत के उत्पादन के लिए बनाई गई है, जो कि गलत है। हो सकता है सिंचाई के लिए बनाई हो और अलग अलग भी कारण हो सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? केवल एक। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं कि जो वुलर झील है ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, एकदम सही है। कारण है कि यह झील मुख्य रूप से झेलम नदी द्वारा पोषित होती है और इसका जो निर्माण है टेक्टोनिक गतिविधि से हुआ है जिससे इसका आकार और मीठा पानी संभव हुआ है। तो बात करें वुलर झील कब बनती है? क्या हुआ था जब ये बना था? उत्तर भारत हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हम जानते हैं कि जब टेथी सागर टकराई थी तभी उत्तरी भारत का निर्माण हुआ था, साथ ही साथ हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसमें जो है टेक्टोनिक विधि से ही हुआ है, इसका संभव हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आकार और जो पानी है वो मीठा है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और जो आर है वो ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। हमारा जो राइट आंसर है 18 का वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जो कोडाई नाल झील है ये एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है और ये भारत के किस जिले और राज्य में स्थित है?
बात करें तो ये डिंडीगुल जिला तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसमें क्या है कि युग्म, जो सही युग्म है उसको सुमेलित करें। तो सही युग्म को सुमेलित हम लोग करते हैं। जो कोल्लेरू झील है इसमें खारा पानी नहीं है, बल्कि ये गलत है, इसमें क्या है, फ्रेश वाटर है। क्या है, फ्रेश वाटर है। जो हमारा कोल्लेरू झील है यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर है। तो क्या है, कोल्लेरू झील में फ्रेश वाटर पाया जाता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है। उमियाम झील जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि जो उमियाम झील है ये कहाँ पे है, ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे, मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये मेघालय में। और जो ये चंद्रताल झील है ये हरियाणा में नहीं है। हमने देखा है कि जो ये चंद्रताल झील है ये कहाँ पे है, हिमाचल में है। कहाँ पे, हिमाचल में। ये कहाँ पे है, हिमाचल में। और जो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपोर बिल असम, क्योंकि जो दीपोर बिल है वो कहाँ पे है, असम में ही है। अगला बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो गुरु डोंगबड़ झील है, क्या है, गुरु डोंगबड़ झील है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है, किस राज्य में स्थित है। तो ये जो गुरु डोंगबड़ झील है ये कहाँ पे है, ये हमारा सिक्किम में स्थित है। गुरु डोंगबड़ झील हमारा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अब बात करें यहाँ पे जो और राज्य हैं उनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं कि कौन सा झील कहाँ पे क्या है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा झील है, सबसे ऊंचा जो झील है उत्तराखंड का, वो है कौन सा, देवताल। क्या है, देवताल झील, देवताल, नैनीताल, क्या है, देवताल, नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख झील की बात करें, किसके, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ऊंची जो है वो क्या है, संगेस्टार सो। क्या है, संगेस्टार सो, संगेस्टार सो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बात करें सबसे ऊंचे झील की, तो क्या है, यहाँ पे हमने ऊपर देखा ही था, सूरज ताल। क्या है, सूरज ताल। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखते हैं। सूरजताल झील जो चंद्रताल झील के साथ रामसर स्थल भी है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऊपर हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि जो काली मिट्टी है इसके संदर्भ में विचार करिए, इनके कथनों पर विचार करिए। तो इसे तेलुगु में रेगुर कहा जाता है, एकदम सही है। इसे तेलुगु में क्या कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। यह कपास की खेती के लिए अनुपयुक्त है, ये गलत है, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो है वो काली मिट्टी बहुत ज्यादा ही उपयुक्त है। मुंबई महाराष्ट्र में क्या है, काली मिट्टी ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे कपास का उत्पादन भी होता है। यह मुख्यतः दक्कन पठार के पूर्वी भागों में पाई जाती है, ये भी क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि दक्कन के पूर्वी भाग में ये नहीं पाई जाती है। आगे बात करें, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए तो ये क्या है, कपास के उत्पादन के लिए बेहद ही फेमस है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कथनों पर विचार करें। भारत में जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। यह मिट्टी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43% भाग आच्छादित करती है, ये क्या है, सही है। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती है, ये भी सही है। यह गेहूं, धान, गन्ना और दाल जैसी फसलों के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, ये क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है वो क्या है, गेहूं, धान, गन्ना, दाल और सब्जियों के लिए बेहद ही उपयुक्त है।
जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, उपयुक्त है, और उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र में यही जलोढ़ मिट्टी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, केवल 1 और 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है, तो इसका हो जाएगा सी। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसे हम कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं, इसके संदर्भ में क्या करिए, खादड़ और बांगड़ मिट्टी के बीच है अंतर को दर्शाने वाला सही कथन कौन सा है उसको दिखाइए। तो देखिए कौन सा कथन सही है। जो हम जानते हैं कि जो ये खादड़ है ये क्या है, खादड़ क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और ये बांगड़ जो है ये क्या है, नई जलोढ़ मृदा है। बांगड़ क्या है, नई जलोढ़ मृदा। खादड़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल नदियों द्वारा जमा की जाती है और अधिक उपजाऊ होती है, जबकि बांगड़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, खादड़ मिट्टी क्या है, बांगड़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ चूना होते हैं और यह थोड़ी कम उपजाऊ होती है। हाँ, तो हमने क्या देखा, सॉरी, जो खादड़ है ये क्या है, नई है, और ये जो बांगड़ है ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो हमारा ऑप्शन 1 गलत है। यहाँ पे क्या है, खादड़ और बांगड़ दोनों पुरानी जलोढ़ मिट्टी और उनकी उर्वरता समान होते हैं, ये भी क्या है, गलत है। बांगड़ मिट्टी केवल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि खादड़ केवल रेगिस्तानी क्षेत्र में, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आप ये याद रखेगा, जो ये खादड़ है ये क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी है, और जो बांगड़ है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टियों को कितने प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो ये कितना है, 8। ये एक फैक्चुअल है, इसको ऐसे ही याद किया जा सकता है। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, सही है। यह पानी अवशोषित करने पर पीली दिखाई देती है, सही है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सबसे अधिक पाई जाती है, गलत है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो क्या है, जलोढ़ मृदा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, केवल 1 और 2। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, मिट्टी के कणों के आकार से संबंधित कथनों पर विचार करें। मिट्टी के कणों के आकार से संबंधित हम कथनों पर विचार करते हैं। क्या है कि सिल्ट के कण मिट्टी से सिल्ट के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन ये रेत से छोटे होते हैं। महीन रेत के कण छूने में चिकने लगते हैं, ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और जो हमारा कथन 3 है वो क्या कहता है कि मिट्टी के कण बहुत छोटे होने के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जब मिट्टी बहुत छोटा हो जाता है तो इसमें जल धारण करने की क्या होती है, क्षमता अधिक होती है, ये भी क्या है, एकदम सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भारतीय मिट्टी में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये जो है किसकी हो जाएगी, जिंक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक यानी कि जस्ता। अगला क्वेश्चन है कि जिंक की कमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम लोग विचार करते हैं। यह भारतीय मिट्टी में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये क्या है, भारतीय मिट्टी में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है, सही है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि, इसकी कमी से क्या होती है, इसकी कमी से पौधों की वृद्धि धीमी होती है और उपज कम होती है, ये भी सही है। अगला है, भारतीय मिट्टी में तांबे की कमी जिंक की कमी से अधिक सामान्य है, गलत है, क्योंकि अगर तांबे की कमी क्या होगी, सामान्य होने लगी, तांबे की कमी, ऐसा नहीं हो सकता। जिंक की कमी सामान्य है, तांबे की कमी सामान्य नहीं है, क्योंकि इससे खेती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो है उत्पादन कम होने लगेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि काली मिट्टी के संदर्भ में स्वयं खेती करने वाली मिट्टी की अवधारणा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
काली मिट्टी की अवधारणा पर निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। तो देखते हैं, यह मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें बनाती है। क्या कहते हैं, गहरी दरारें बनाती है, जिससे प्राकृतिक वायु संचार होता है। ये सही है, ये क्या है, एकदम सही है। इस विशेषता के कारण किसानों को इस मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है। ये भी सही है। स्वतः कृषि मिट्टी का अर्थ है कि ये सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है और इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। गलत है, गलत है। क्या है, ये सभी प्रकार की फसलों के क्या है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 की। तो देखिए, क्या है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो चाय के बागान के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो हमारी हो जाएगी अम्लीय मिट्टी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि प्राकृतिक रूप से अम्लीय मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है, जो चाय की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। क्या है कि किस प्रकार की मिट्टी क्या है, चाय की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। तो जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र है, जहां लीचिंग द्वारा क्या होता है, लवणीय द्वारा क्षारीय लवण हट जाते हैं, तो उसके बाद अम्लीय आते हैं, तो इससे अम्लीय मिट्टी आती है। तो ये क्या है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र जहां लीचिंग द्वारा क्षारीय लवण हट जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है, बी। हमारा आंसर क्या है, बी। आगे बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मखरेला मिट्टी के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करते हैं, यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग की प्रक्रिया द्वारा बनती है। क्या है, सही है, सही है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की 2 की। इसमें जैविक पदार्थ का ऑक्सीकरण बिना ऑक्सीजन की स्थिति में होता है। ये भी सही है। यह अम्लीय होती है और इसमें नाइट्रोजन तथा पोटास जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। बिल्कुल सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन क्या है, सही हो जाए, सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। क्या कहता है कि कौन सी मिट्टी लीचिंग और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनती है। अभी हमने ऊपर ही देखा है कि लीचिंग और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है, मखरला मिट्टी बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय मिट्टियों के क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं इन कथनों पर। क्या है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार काली मिट्टी से कम है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार काली मिट्टी से कम है। नहीं, गलत है, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बात करें दूसरा क्या है, लाल मिट्टी का विस्तार काली मिट्टी से अधिक है। लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो काली मिट्टी से अधिक है, एकदम सही है। दूसरा है कि लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे कम है। लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्रफल क्या भारत में सबसे कम है, जी कम है, सबसे कम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि मृदा अपरदन क्या है। क्या कहता है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, जब मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, हटने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि इंदिरा पॉइंट भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी सिरा है और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अब देखिए आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे क्या है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये 2 ऑप्शन में, लेकिन एक ही होगा, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से
होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखते हैं, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, ओडिशा। ये किससे नहीं गुजरती है? ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला देखिए, अगला क्या है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच समय का अंतराल लगभग है। कह रहा है कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसके बीच समय का अंतराल लगभग कितना है? तो इसके बीच जो समय का अंतराल है वो लगभग 2 घंटा है। कितना है? 2 घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? तो ये हम जानते हैं कि 3 डिग्री चैनल जो है वो क्या करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत की जो तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो अधिकतम सीमा साझा करने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? वो हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? गुहार मोती। हम क्या जानते हैं कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? गुहार मोती। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इंदिरा कॉल क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है और कन्याकुमारी क्या है। जो इंदिरा कॉल है ये क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ये क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु। ठीक है, ये क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु। दूसरा इंदिरा पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट क्या है? ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। क्या है? दक्षिणी बिंदु। क्या है? दक्षिणी बिंदु। और जो ये कन्या गुहार मोती तो आप जानते हैं क्या है? पश्चिमी बिंदु है भारत का सबसे। और जो ये कन्याकुमारी है ये क्या है? भारत का जो है क्या है? सबसे दक्षिणी छोर। भारत का क्या है? सबसे दक्षिणी छोर। कन्याकुमारी क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी छोड़। यहाँ पे सूर्य उदय और सूर्य अस्त का जो नजारा है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये क्या है? एक प्रकार का फैक्चुअल पॉइंट है। क्या है? फैक्चुअल पॉइंट। इसको आप आसानी से मार सकते हैं। आगे बात करें, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है कितना है? भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि जो भारत है, भारत में दक्कन का जो पठार है कितने राज्यों में फैला हुआ है? दक्कन का पठार भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो बात करें कितने राज्यों में है ये? 8 राज्यों में। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है। अगला देखते हैं, भारत का उत्तरी भाग किस क्षेत्र में स्थित है? भारत का जो उत्तरी भाग है किस क्षेत्र में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र CWG में स्थित है। इसमें अलग अलग है, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ई प्रकार की जलवायु मिलेगी। इस प्रकार अलग अलग जलवायु है। हमने पिछले एक लॉन्ग वीडियो है उसमें बताया है कि कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। आप जाके देख भी सकते हैं वहाँ पे। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ऊपर भी हमने बात की थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, हमने बात किया था
थैंक यू सो मच हमारे सेशन को देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहिएगा। हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के हम VVI, मोस्ट VVI क्वेश्चन जो बहुत पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आगे कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं इससे आगे।